कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और समाजसेवी रविंदर गुजराल से खास बातचीत की। उनसे जाना कि आने वाले चुनाव में क्या रणनीति है, भाजपा शासन से आखिर जनता क्यों नाराज है, क्या मुद्दे आने वाले चुनाव में होंगे जिसके चलते जनता बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को चुनेगी। गौरतलब है कि रविंदर गुजराल एक बार चुनाव लड़ चुकी हैं। इस बार वह एक बार फिर से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी कर सकती हैं। संभागीय ब्यूरो चीफ आशीष बात्रे ने उनसे बातचीत की। नमस्कार दर्शकों, आज हम अपने खास कार्यक्रम एक मुलाकात में बात कर रहे हैं जबलपुर शहर के वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और समाज सेविका श्रीमती तविंदर गुजराल जी से, जो कि प्यार से उनको गुजराल दीदी भी कहा जाता है। कोरोना काल में इन्होंने बहुत लोगों की मदद करी और हमेशा ये समाज सेवा करती रहते हैं। आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। ये आपने कोरोना काल जो हुआ उसमें अपने लोगों की बहुत सहायता करी, किस तरीके का सहायता रही है? कोरोना में तो ऐसी स्थिति थी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था ऑक्सीजन का और खाने पीने के भोजन का। लोगों के पास खाने को नहीं था। जो दैनिक मजदूर हैं उनके पास मजदूरी करने के मौके ख़त्म हो चुके थे। तो हम लोगों ने पूरे वार्ड में जहाँ तहाँ लिस्टें बना के और दूर दराज भी जहाँ से कोई फ़ोन आ जाते थे कि जहाँ खाना नहीं है लोगों के पास में, तो कहीं सूखा राशन तो कहीं पका हुआ खाना, वो भिजवाया था। और नगर निगम में उस समय गैस की प्रॉब्लम, तो हम लोगों ने गैस एजेंसी से गैस भी खोल के कोरोना काल में भी हमारे लड़कों ने भी बहुत मेहनत करी और ये रिस्क लेते हुए और समय पे गैस की उपलब्धता भी करवाई और भोजन पहुंचाया। और इसके अलावा ऑक्सीजन जो सबसे ज़्यादा महती ज़रूरत थी, तो उस समय तो इंडस्ट्रियल सिलेंडर और मेडिकल सिलेंडर सब दोनों में ही ऑक्सीजन भर के भेजी जा रही थी। तो हमने जैसे कहते हैं ना खाने का लंगर होता है, ऐसे हम लोगों ने ऑक्सीजन का लंगर चला के रखा हुआ था। लोगों को खाली सिलेंडर नहीं मिला था ऑक्सीजन वाला, तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमारे पास बहुत सारे थे, 5-6 सिलेंडर हमारे पास थे। तो वो जगह जगह जहाँ होता था हम लोग पहुँचाते जा रहे थे। एक परिवार में, आधार कार्ड में एक परिवार था, उनके यहाँ तो कम से कम 20-25 दिन तक एक के बाद एक कोरोना से सब पूरा परिवार ही ग्रसित हो गया था। इसी तरह जहाँ जब तक कि पूरा कोरोना खत्म नहीं हो गया 1-2 साल, तब तक के हम लोग के जो गैस के सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, वो जगह जगह सर्कुलेट होते रहे। और भोजन जब शुरुआत में बहुत ज़रूरत थी लोगों को, वो भोजन भी पहुँचाया और इस तरह से। मैम देखा जाए तो आपका नाम तो समाज सेवा में हमेशा ही आगे रहा है शहर में। पूर्व में मैम आप जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं, पीठासीन अधिकारी भी रही हैं, तो उस समय का क्या अनुभव कैसा? मुझे तो यही था कि ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे जनप्रतिनिधियों की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि शहर के आदमी तो फिर भी कैसे भी करके अपनी बात पहुंचा ही लेते हैं, अपने पार्षद तक के, फिर महापौर तक के, या कलेक्ट्रेट पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी बात कर लेते हैं फिर भी। लेकिन देहात में लोगों को यही नहीं पता होता कि एप्लीकेशन हैं अपने पार्षद तक के, फिर महापौर तक के, या कलेक्ट्रेट पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी बात कर लेते हैं फिर भी। लेकिन देहात में लोगों को यही नहीं पता होता कि एप्लीकेशन कैसे लिखनी है और कहाँ लिखनी है, और उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है और जो उनको सही सलाह सही वक्त पे दे सके। शासन की योजनाएं भी बनी हुई होती हैं, लेकिन वो योजनाएं उन तक के नहीं पहुंच पाती, तो क्योंकि अनभिज्ञता के कारण। वो मेरा काम था कि मैंने इसी के रहते, मैंने MSc पहले शुरू में की थी, लेकिन जनता के बीच में जब काम शुरू किया मैंने, तो मुझे लगा कि केमिस्ट्री से ज़्यादा ज़रूरत लॉ की है। तो फिर मैंने लॉ किया था और बस ज़िंदगी बीत गई है लोगों के लिए अर्जियाँ लिखते और उन लोगों के काम कराते। दीदी ऐसे देखा जाए कैंट से भी 2003 में आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था जी। तो हाँ, उस समय ये था कि माहौल, ये जनता का मूड है, जनता का मूड उस समय अपना जो वर्तमान उस समय की सरकार थी दिग्विजय सिंह जी की, उसके विरुद्ध लोगों का मन बन चुका था। तो मंत्री तक के हारे थे उस समय कांग्रेस के, और पूरा माहौल बीजेपी के पक्ष में आ चुका था। तो उस समय मैं चुनाव लड़ा मैंने और बहुत मेहनत भी की थी मैंने। रात में कोई दिन ऐसा नहीं था कि रात में 12 बजे के पहले घर आ सकूं। और मुझे माननीय जून चौधरी मैडम का बहुत बड़ा हस्त प्राप्त था। वो नॉमिनेटेड MLA थी और मैं जिला पंचायत सदस्य थी, तो मैंने बहुत जितना बन सका रात तक हम लोग जाके, जब सुनी रोड होती थी तब जाके सड़कों का नाप लेते थे कि अब ये सड़क बनानी है, अब ये
कुआं खुदवाना है, यहाँ हैंडपम्प करवाना है, बहुत काम जितना बन सका किया, लेकिन अब जनता के मन की बात है। जी, जैसे मैम अभी बात कर रही है कि जो युवाएं हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जनता है जो टैक्स भर रही है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहती हूँ, जैसे अब मान लीजिए कई इलाके तो देहात से उठा के नगर निगम में कर दिए गए, लेकिन वहाँ कुछ भी सुविधा नहीं दी गई। यहाँ अर्थवर्क नहीं हुआ, सड़क बनी नहीं है, लेकिन लोगों को टैक्स देने पड़ रहे हैं, मकानों के टैक्स देने पड़ रहे हैं, और इतने भारी भरकम टैक्स देने पड़ रहे हैं जितने का उनकी झोपड़ी नहीं है उतना उनका जो नगर निगम का टैक्स है। इसी तरह जीएसटी बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, हर गरीब से गरीब इंसान के जेब से जीएसटी लिया जा रहा है, क्योंकि वो अंतिम यूज़र वही है। तो ये सब चीज़ें बहुत विसंगतियां हैं इसमें। जीएसटी जो लागू किया गया है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, तो उसको सुधार करके, जीएसटी का विरोध मैं नहीं कर रही, जीएसटी लगनी चाहिए क्योंकि सरकार को भी आय कहीं ना कहीं से होनी चाहिए, लेकिन उसका जो आधा अधूरा तौर तरीका इन्होंने अपना के, और जिस तरह से, और कुछ चीज़ों की अगर आपकी 100 रुपये की कोई चीज़ है उसके ऊपर 28 रुपये आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो आप जनता को किस तरह मतलब प्रेरित कर रहे हैं? ऐसे लोग फिर टैक्स चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो इतना भारी भरकम टैक्स नहीं दिया चाहिए। खाने में नमक के बराबर टैक्स होना चाहिए, नमक में खाना नहीं होना चाहिए। इतना हैवी टैक्स जीएसटी जो 28% का स्लैब बहुत गलत है, रोजगार उसको कम करना चाहिए। रोजगार का जहाँ तक सवाल है, अब रोजगार की परिभाषा तो ये है कि सही ढंग का रोजगार लोगों को मिले, जिससे कि 2 जून की रोटी मिल सके। अभी अब ग्रेजुएट्स को जब ये प्रेरित किया जा रहा है कि तुम पकोड़े तल लो और वही तुम्हारा रोजगार है, तो वो हमारे सोचने की बात है कि किसको रोजगार कह रहे हैं ये। और एक तरफ ये जो ग्रेजुएट्स लोग हैं सड़कों पे परेशान हैं, और लाखों करोड़ों की तादाद में जो ग्रेजुएट्स हमारे इंजीनियर बच्चे रोजगार के लिए तरस रहे हैं, और उधर जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग थे नहीं मगर बड़े बन गए। अब देखिए ना, लिस्ट आज ही के पेपर में आई है, चाहे विजय माल्या हो 9,000 करोड़ लेके भागे, मेहुल चोकसी 7,000 करोड़ लेके भागे, जतिन मेहता 6,500 करोड़ लेके भागे, नीरव मोदी 6,400 करोड़ लेके 6,04,000 करोड़ लेके भागे। मतलब शून्य गिनते नहीं बन रहे कि कितने शून्य उसके पीछे लगेंगे। इतना ज्यादा पैसा लेके ये संदेशरा जी जो हैं वो 14,000 करोड़ लेके भागे। इनके ऊपर क्या कार्रवाइयां हो रही हैं? ये कह रहे थे काला धन वापस लाएंगे, तो ये तो सफेद धन वापस बाहर चला गया। काला धन विदेश से लाने की बात हो रही थी, तो हमारे देश का जो गाढ़ी कमाई हमारी जनता की है, वो सफेद धन जो है वो हमारा बाहर चला गया है। इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो कि होना चाहिए। और इसकी मार किस पे पड़ने वाली है? मीडियम क्लास के पर। मीडियम क्लास को हर तरह का टैक्स देना है। आज अगर आपकी जमीन डाइवर्टेड है, आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी देना है, आपको डाइवर्जन टैक्स भी देना है, आपको जीएसटी भी देना है, आपको इनकम टैक्स भी देना, सारे प्रकार के टैक्स मीडियम क्लास को देने ही देने हैं। तो मीडियम क्लास का गला बहुत ज़्यादा घोटा जा रहा है, इसको रिलीफ मिलनी चाहिए, इनके बारे में सोचा जाना चाहिए। और बेरोजगार तो बेचारे अब हैं ही हैं, तो कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नशाखोरी में उतर जा रहा है, कोई डिप्रेशन में चला जा रहा है। तो हमारी नस्ल कहाँ जा रही है? और इतना इतना नशीले पदार्थ अपन देख रहे हैं, जहाँ तहाँ पकड़े जा रहे हैं। क्या है, क्या कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर? ये सब सही बात है। जैसे कि मैडम अभी आपने बताया, और आगे भी पहले जैसी सरकार आई थी तो 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट उन्होंने चालू किया था, और उस अभी 6 साल के अंदर ही वो 2000 की नोटबंदी कुछ दिन पहले हुई जी। ये इससे क्या फर्क अब यही तो कितनी हास्यास्पद बात है कि 2014 में इन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने, इससे क्या फर्क अब यही तो कितनी हास्यास्पद बात है कि 2014 में इन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए और काले धन को समाप्त करने के लिए 1000 रुपए का नोट बंद किया जा रहा है। अरे उसी समय आप सोचते कि 1000 का नोट बंद करके आप 2000 का नोट कैसे काले धन को समाप्त कर देगा? ये तो कोई एक प्राथमिक शाला का बच्चा भी कहेगा कि 1000 की जगह 2000 क्यों कर रहे हो, बल्कि उससे छोटा करना चाहिए था। तो उसी समय समझ में आ रहा था कि ये निर्णय इनका गलत है, लेकिन कम से कम 9 साल के बाद 2014 के बाद 2023 में इनको सम्मति ईश्वर ने दी कि 2000 का नोट जो है वो भ्रष्टाचार को बढ़ा रहा है, काले धन को बढ़ा रहा है, और आज वो 2000 के नोट को बंद करने का निर्णय लिया हुआ है। अब ये बताइए कि ये जो नोटों की अदला बदली के चक्कर में जितना खर्चा आया होगा, ये किस पे जाएगा?
ये भी मीडियम क्लास से वसूला जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह के तुगलकी निर्णय जो है ना, ये देश को गड्ढे में डाल रहे हैं। तो ये कहने से, विकास कहने से नहीं होता, विकास करने से होता है। अच्छी सोच होनी चाहिए। सरकार चलाना सबके हाथ का खेल नहीं है। ऐसे तुगलकी फरमान कर करके और लोगों पे बोझ डालना, ये अच्छी बात नहीं है। मैडम, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं, आप लोग पहले धरना प्रदर्शन करते रहे कलेक्ट्रेट में, कोई बात होती रही तो उसके लिए आप लोग सामने बैठाया कि अभी क्या बात है कि 44 धारा लगी हुई है जो कि बहुत सालों से, क्या कहना है? देखिए, 144 धारा, आपको ध्यान होगा आज से जब कांग्रेस का शासन था, आप देखते होंगे कि कलेक्ट्रेट के सामने हमेशा एक टेंट लगा रहता था। कभी उसमें बीएसपी वाले बैठते थे, कभी समाजवादी वाले बैठते थे, कभी भाजपा के लोग बैठते थे। हर तरह की पार्टी के लोग अपनी बात करने के लिए प्रदर्शन किया करते थे। और प्रजातंत्र की खूबसूरती भी वही है। प्रजातंत्र का तात्पर्य यही है कि जनता का अंतिम छोर का व्यक्ति भी अपनी अभिव्यक्ति दे सके। उसका जो मन में है, कुछ करवाना है काम या कुछ प्रदर्शन करना चाहता है, तो वो प्रजातांत्रिक ढंग से कर सके। लेकिन प्रजातंत्र का गला घोटने जैसी एक बात है कि कानून में लिखा है कि आप 2 महीने से ज़्यादा धारा 144 नहीं लगा सकते। और वो भी आपको कारण बताना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी अप्रिय घटना घटी जिसके कारण आपको धारा 144 लगानी पड़ रही है। और उसके बाद फिर अगर मान लीजिए कोई बलवे जैसी स्थिति है, कोई ह्यूमन डेंजर है, कोई मतलब मनुष्य की लाइफ को खतरा है, तब जाके धारा 144 लगाई जाती है। और वो भी 2 महीने के बाद दोबारा अगर रिपीट करना चाहें तो 6 महीने से ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। तो आज अपन देख रहे हैं कि पिछले 12-15 साल से धारा 144 जबलपुर में कलेक्ट्रेट में लगी हुई है। तो ये क्या प्रजातंत्र का गला घोट? आपने पहले 2003 में एक बार चुनाव लड़ा था और दर्शकों की और आपके यहाँ की जो जनता है, क्या वो चाहती हैं आप एक बार फिर से आने? आप तो क्या है आपका? देखिए, हम तो पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं और हमारे पार्टी का नेतृत्व चाहेगा, हाईकमान चाहेंगे, माननीय हमारे कमलनाथ जी चाहेंगे, केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा, तो अवसर देंगे तो निश्चित तौर पे मैं जनता की सेवा विधानसभा में जाके करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल की बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। चाहेंगे कि इस बार आप चुनाव में विजय हों और जनता की सेवा करें। थैंक यू। करती थी और किस तरह सिलेंडर लेके और बैलगाड़ी लेके प्रदर्शन किया करती थी। अब बताइए, सिलेंडर 1110 रुपये हो गया है, तो आपने एक तरफ उज्ज्वला के सिलेंडर दिए, अब गरीब इंसान के पास 1110 रुपये है ही नहीं और सिलेंडर भरवा नहीं पा रहा है। वो सिलेंडर एक टंकी के रूप में, एक बोझा के रूप में, कबाड़ के रूप में घरों में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी व्यक्ति के पास देहात में आप देखेंगे 1110 रुपये इकट्ठे कर ही नहीं पा रहे कि वो गैस भरवा पा रहा हो। तो ऐसी योजनाओं का क्या लाभ? अब कंपनियों का 1110 रुपये पे वो मतलब सिलेंडर की सिक्योरिटी भी फंस गई और फिर वो बोझ किस पे आएगा? उज्ज्वला का भी बोझ किस पे आने वाला? मीडियम क्लास के ऊपर, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर सारा बोझ आ रहा है। तो अभी माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि 500 रुपये में वो गैस देंगे और राजस्थान में वो देना भी चालू कर दिया। गहलोत जी ने 500 रुपये में गैस देना चालू कर दिया है। जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। और 1,500 रुपये हर महिला को दिया जाएगा। जो पात्र महिलाएं हैं उनकी कैटेगरी में, अब इनकम टैक्स पे को नहीं दिया जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन जो जरूरतमंद है उनको 1500 रुपये प्रति माह प्रति महिला को दिया जाएगा। बिजली का बिल कम कर दिया जाएगा, हाफ कर दिया जाएगा और छोटे लोगों को, गरीब लोगों को माफ कर दिया जाएगा। और अपना सिलेंडर की कीमत जो है 1110 से घटा के 500 कर दी जाएगी। तो कितनी बड़ी राहत है, हर परिवार को राहत मिलेगी इससे। तो इस तरह की योजनाएं होनी चाहिए जिससे कि सही मायने में हर परिवार को लाभ पहुंच सके और ये बंदर बांट ना हो सके, जैसे कि बड़े बड़े लोग लेके पैसा भाग जा रहे हैं और टैक्स पे करने वाले टैक्स पे करते रहे। ये तो कोई बात ही नहीं है। ये हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका जो चैनल है हमेशा जनता जनहितैषी मुद्दों को उठाता है और निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ आप सब बातें सामने रखते हैं और रख रहे हैं। पत्रकारिता तो चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का। अगर आप लोग ही आगे नहीं बात को पहुंचाएंगे, नहीं जनता की आवाज़ उठाएंगे, तो कौन उठाएगा? तो निरंकुश हो जाएंगी सरकारें, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पत्रकारों पे और आप अपना कार्य कुशलता के साथ कर रहे हैं, निर्भीकता के साथ कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं और मैं समाज सेवक तो ठीक है जो है, लेकिन मैं एक आपकी जो एक सामान्य जनता के
रूप में भी आप लोग को जैसे कि धन्यवाद आपको करती हूँ कि दीदी कह के पुकारा जाता है। आप लोग को धन्यवाद देती हूँ कि जनता की बातें आप उठाते हैं और ऐसे ही उठाते रहिए और अपना आपका जो ये है संस्थान और मजबूत हो और तरक्की करे, यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। तो दर्शकों, आज हमने बात करी श्रीमती तविन। आज हमने अपने खास कार्यक्रम में बात करी समाज सेवी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती तविंदर गुजराल जी से, जिनको प्यार से लोग गुजराल दीदी भी कहते हैं। उन्होंने इतने दर्शकों को बताया किस तरीके से उन्होंने समाज सेवा करी, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आसमान छू रही है और किस तरीके से इसको ज़मीन पे लाया जा सकता है। अगले नए कार्यक्रम में नए मेहमान से चर्चा करेंगे। श्रवण शर्मा के साथ आशीष बादल।